नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयपुर स्टडी जोन पर। आज के वीडियो में हम गुप्त काल का भाग 1 लेकर आए हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम गुप्त काल भाग 1 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम गुप्त काल के प्रमुख शासक और प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी टॉपिक से संबंधित समस्त जानकारी आपको दे सकें। तो साथियों आइए पढ़ते हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल सांस्कृतिक विकास का युग था। इस युग में धर्म, साहित्य, कला और ज्ञान विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति हुई थी। इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक इतिहासकार है बर्नेट। इतिहासकार बर्नेट के अनुसार भारतीय इतिहास में गुप्त काल का वही स्थान है जो यूनानी इतिहास में पेरिक्लिस का माना जाता है। पेरिक्लिस यूनान का एक शासक हुआ करता था। पहले सेनापति था, लेकिन इसने धीरे धीरे अपनी शक्तियों में बढ़ोतरी करके यूनान पर शासन किया था और इसके काल में भी धर्म, साहित्य, कला और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई थी। इसीलिए इतिहासकार बर्नेट ने गुप्त काल की जो तुलना है वह यूनानी इतिहास में पेरिक्लिस से की है। पेरिक्लिस का युग था वह गुप्त काल के समान ही था। मौर्य काल के पतन के साथ नष्ट हुई राजनीतिक एकता को गुप्त शासकों ने पुनः अर्जित किया था। यानी मौर्य काल के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के समय समस्त भारत एक राजनीतिक क्षेत्र के नीचे आ गया था। तो उस समय जो एकता थी वह मौर्य काल के पतन के साथ ही धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। उसी राजनीतिक एकता को गुप्त वंश के शासकों ने पुनः अर्जित किया था। गुप्त काल का समय 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। कई किताबों में यह 240 ईस्वी भी दिया गया है। तो इसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों कि जो ये गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत माने गए थे। उस समय कुषाण वंश का शासन था। तो ये जो गुप्त वंश के जो शासक थे स्टार्टिंग के, वो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। इन्होंने ही गुप्त वंश के शासकों में धीरे धीरे इनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती गई और इन्होंने ही कुषाण वंश का अंत करके और गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो उस समय ये गुप्त वंश के शासक जो है वह स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करते थे। इसलिए इनका वास्तविक जो शासन काल है वह 275 ईस्वी से माना जाता है। अगर 275 नहीं आए, 240 भी आ जाए तो आपको वहाँ पर 240 करना है। दोनों में से एक ही आएगा। गुप्त काल का प्रारंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास का क्षेत्र जो है वह गुप्त काल का प्रारंभिक राज्य हुआ करता था। गुप्तकालिक शासन सबसे पहले आता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का शासनकाल माना जाता है 275 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। पहला शासक श्रीगुप्त था, इसलिए कहीं कहीं पर इसका शासनकाल 240 ईस्वी से भी माना जाता है। तो वही जो मैंने पहले आपको बताया कि इनका जो शासन था ये पूर्णतः स्वतंत्र रूप से शासक नहीं बन पाए थे। कुछ न कुछ इनके बीच में संघर्ष चल रहा था। उस समय शकों के आक्रमण भी हो रहे थे। तो इस वजह से ये स्वतंत्र रूप से जब शासक बना था तब 275 ईस्वी के आसपास बना था। तो श्रीगुप्त का जो शासनकाल है वह 275 ईस्वी से 280 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था और इनके समय राजधानी अयोध्या मानी जाती है। श्रीगुप्त के समय अयोध्या जो है इनकी राजधानी थी और गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त और इसका शासनकाल है 275 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। इसके बाद में श्रीगुप्त का पुत्र आता है घटोत्कच। घटोत्कच का शासनकाल है 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक और यह श्रीगुप्त का पुत्र था और इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। उस समय जो है कुषाणों के सामंत हुआ करते थे ये, और उस समय सामंतों को महाराजा की उपाधि दी जाती थी, महाराज कहकर बुलाया जाता था। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में गुप्त लिच्छवी संबंध घटोत्कच के समय ही प्रारंभ हुए थे। गुप्त लिच्छवी जो संबंध है वह घटोत्कच के समय ही प्रारंभ हुए थे। इसके बाद में इसके अन्य शासक घटोत्कच का पुत्र आता है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका शासनकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी माना गया है। चंद्रगुप्त प्रथम बड़ा प्रतापी शासक हुआ था। पहला प्रतापी शासक
गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम ही माना जाता है। यह घटोत्कच का पुत्र था और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। क्यों? क्योंकि इसी के समय जो है समस्त भारत के अंदर गुप्त वंश की जो है उन्नति हुई। धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से गुप्त वंश उन्नति पर था। तो यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अपने राज्यारोहण के अवसर पर इन्होंने 319-20 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। बहुत इम्पोर्टेंट है। गुप्त संवत की स्थापना जो है किसने की थी? 319-20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी और गुप्त संबंध जो है वह तो घटोत्कच के समय ही प्रारंभ हो गए थे और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी किया था। इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है कि चंद्रगुप्त ने जो सोने के सिक्के चलाए थे उन पे लिच्छवय शब्द अंकित करवाया था और अपने सिक्कों पर इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का चित्र भी अंकित करवाया था। अपने सिक्कों पर लिच्छवी शब्द अंकित करवाया और कुमार देवी की आकृति भी बनवाई। तो चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों से हमें पता चलता है कि इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और अपने सिक्कों पर लिच्छवी शब्द अंकित करवाया और कुमार देवी की आकृति भी बनवाई। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में उनका पुत्र आता है समुद्रगुप्त। बड़ा ही प्रतापी शासक हुआ। इनका जो शासनकाल है वह 335 ईस्वी से 375 ईस्वी माना जाता है। यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इन्होंने कई उपाधियां धारण की थी, जैसे भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जिस प्रकार से नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी शासक हुआ था, बहुत बड़ा साम्राज्य वह जीत लेना चाहता था, उसी प्रकार से समुद्रगुप्त की भी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। इस वजह से इनको भारत का नेपोलियन कहा है। और किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। कई बार सवाल पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा है? कि विंसेंट स्मिथ ने। इसके बाद में पराक्रमांक, पराक्रमी शासक था इसलिए इनको पराक्रमांक कहा गया। कविराज, यह स्वयं भी कविताएं लिखता था और इनके दरबार में बहुत से कवि थे इसलिए इनको कविराज भी कहा गया। एक है लिच्छवय दोहित्र। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का बेटा था। ये चंद्रगुप्त ने विवाह किया था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से और उन्हीं से जो है समुद्रगुप्त पैदा हुआ था। तो इनको लिच्छवय दोहित्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अश्वमेघ पराक्रम। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम लिखवा रखा है। इससे हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है वह अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। इसकी पुष्टि होती है कि उनके सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। इसके अलावा व्याघ्र पराक्रमांक, यानी यह व्याघ्र के समान पराक्रमी था, ताकतवर था, बहादुर था, इसलिए इनको व्याघ्र पराक्रमांक की उपाधि भी दी गई। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट है हरिसेन। कई बार सवाल पूछा गया है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? कि हरिसेन, यानी समुद्रगुप्त का मंत्री भी था और दरबारी कवि भी था। एक है वसुबंधु। पूछ लिया जाता है कई बार कि वसुबंधु किसके दरबार में था? बौद्ध विद्वान था जो किसके दरबार में था? कि समुद्रगुप्त के दरबार में मंत्री था और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान था। तो हरिसेन और वसुबंधु दोनों समुद्रगुप्त के मंत्री थे। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रयाग प्रशस्ति। यह जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। और इसकी जो रचना है वह किसने की थी? हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। और ये हरिसेन जो है यह समुद्रगुप्त का मंत्री था। किस पद पर? महासंधि विग्राहक था। युद्ध और शांति का जो मंत्री होता है उसको महासंधि विग्राहक कहा जाता है और हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का महासंधि विग्राहक था। अब प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा है वह कौन सी थी? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति और लिपि है ब्राह्मी और शैली कौन सी है? चंपू शैली। चंपू शैली के अंदर गद्य और
पद्य का मिश्रण रहता है। गद्य पद्य शैली में लिखी गई जो रचना है वह चंपू शैली कहलाती है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, लिपि ब्राह्मी हो जाएगी और शैली चंपू शैली हो जाएगी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का, इसके साम्राज्य के विस्तार का उल्लेख मिलता है और इसने जो है युद्ध नीतियाँ अपनाई थी। पहली है प्रसवोद्धरण और दूसरी है ग्रहण मोक्षानुग्रहण। प्रसवोद्धरण जो नीति है इसने आर्यावर्त में अपनाई थी। आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत का जो हिस्सा है उसको आर्यावर्त कहा जाता है और इसमें इन्होंने प्रसवोद्धरण नीति अपनाई थी। शुरुआत इसके जो 2 अभियान चलाए थे इसने आर्यावर्त में। पहले अभियान में इन्होंने 3 राज्यों को जीता था। आर्यावर्त में 3 राज्यों को जीता था और दूसरे अभियान में इन्होंने 9 राज्यों को जीता था। इस प्रकार से आर्यावर्त में कुल मिलाकर पूछे तो 12 है और अलग अलग पूछे तो 3 और 9 राज्यों को। और आर्यावर्त के अंदर कौन सी नीति अपनाई थी? प्रसवोद्धरण। प्रसवोद्धरण का मतलब होता है बलपूर्वक जीतकर अपने राज्य में मिला लेना। किसी भी राज्य पर आक्रमण करके उसको हराकर बलपूर्वक अपने राज्य में मिला लेना, यह नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त में। दूसरा, इन्होंने दक्षिणी राज्यों पर आक्रमण किया था। दक्षिण के अंदर इन्होंने ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई। इसका क्या मतलब होता है? पराजित राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना। पहले युद्ध करके आक्रमण करके उन राज्यों को अपने राज्य में मिला लेते थे, फिर उनके अनुनय विनय करने पर उनको मुक्त कर दिया जाता था, लेकिन पूर्णतः मुक्त नहीं किया जाता था। उस राज्य को लौटाकर उस पर दया की नीति अपनाई जाती थी, यानी किसी प्रकार से उस राज्य पर अपना अधिकार बनाए रखते थे। आधा स्वतंत्र कर दिया जाता था और थोड़ा बहुत उस पर अपना जो अधिकार है वह जमाए रखते थे। इस प्रकार से दक्षिणी राज्यों में ग्रहण मोक्षानुग्रहण और आर्यावर्त में प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के बाद में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनका शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी माना जाता है। इनके अन्य नाम देखते हैं, देवगुप्त, देवराज और देवश्री, ये इनके अन्य नाम हैं। इसके अलावा इन्होंने कई उपाधियां धारण की थी, जैसे विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, परम भट्टारक और शकारी। ये उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। अब कुछ उपाधियों है जिनके कई कारण हैं कि किस वजह से उन्होंने ये उपाधि धारण की थी। तो विष्णु का उपासक होने के कारण इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। वैष्णव धर्म के उपासक थे, इस वजह से इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। शकों का दमन करने पर इन्होंने शकारी की उपाधि धारण करी। शक का अरि, शक प्लस अरि यानी शकारी, और शकों का दमन करने के कारण इनको शकारी कहा गया। उत्तरापथ और अवंती पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उत्तरापथ और अवंती पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए इनका नाम पूरा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 3 राज्यों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, नागवंश, वाकाटक वंश और कदम्ब वंश। नागवंश और कदम्ब वंश के साथ में तो इन्होंने स्वयं ने विवाह किया था, विवाह संबंध स्थापित किया था स्वयं ने विवाह करके। और जो वाकाटक वंश है इसका जो शासक हुआ था रुद्रसेन, उसके साथ में इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती देवी का विवाह करवाया था। तो इस तरह से इन्होंने 3 वंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र थे, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। 2 प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय एक विद्वान शासक था, तो इसके दरबार में भी 9 विद्वान थे, महान विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कई बार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने नवरत्न थे, तो नवरत्न से 9 हो जाएगा। और इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शन में दे करके 3 इनमें से दे देंगे और 1 अलग दे देंगे, या फिर इनमें से कौन सा नहीं है, तो इस तरह से दे करके प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला है जो कालिदास, दूसरा धन्वंतरी, तीसरा वेताल भट्ट, चौथा अमर सिंह, 5वां घटकरपर, 6वां वराह मिहिर, 7वां वररुचि, 8वां शपणक और 9वां शंकु।
इस तरह से ये 9 विद्वान थे जिनको नवरत्न कहा जाता है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो इन पूरे 9 नामों को आपको याद करना है दोस्तों। कालिदास, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर, वराहमिहिर, वररुचि, शपणक और शंकु। इनके बारे में हम जब गुप्त काल का जो कला और इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, सांस्कृतिक विकास के बारे में, तब इनके बारे में हम देखेंगे इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। चंद्रगुप्त सेकंड जो था, द्वितीय, वह वैष्णव धर्मावलंबी था। उसके अभिलेखों और मुद्राओं में उसे परम भागवत कहा गया है, परंतु वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। वह स्वयं वैष्णव धर्म का जो है अपनाने वाला था, वैष्णव धर्म को मानता था, इसीलिए उनके अभिलेखों और मुद्राओं में उन्हें परम भागवत कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह अन्य धर्मों के प्रति खराब था, बल्कि वह अन्य धर्मों को भी आश्रय दे रखा था उन्होंने अपने शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो फाहियान आया था। यह कब से कब तक भारत में रहा? 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक यह भारत में रहा। चीन लौटकर 414 ईस्वी के बाद में जो फाहियान है वह चीन लौट जाता है और ये एक यात्रा वृत्तांत लिखता है जिसको कहा जाता है फाको की, और इसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है। फाको की इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा, एक ग्रंथ लिखा, और इसमें इन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। और चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला है मेहरौली का लौह स्तंभ, कुतुब मीनार के पास स्थित है दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ। इस स्तंभ के बारे में यह कहा गया है कि जिस समय इसको बनाया गया था इस पर इस प्रकार का लेप किया गया था कि इसमें आज तक जंग नहीं लग पाया है। तो धातु कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है मेहरौली का लौह स्तंभ। इससे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कालिदास के ग्रंथ, कालिदास इनके जो दरबारी कवियों में नवरत्नों में से एक था, तो कालिदास के ग्रंथों से भी चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास के ग्रंथों के अलावा देखिए फाहियान का यात्रा वृत्तांत कौन सा था? फाको की। कौन सा ग्रंथ लिखा इन्होंने? फाको की, जिसमें इन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। तो इस तरह से फाहियान का यात्रा वृत्तांत, और एक है उदयगिरी का अभिलेख। उदयगिरी के अभिलेख से और गढ़वा के अभिलेख से भी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो उदयगिरी का अभिलेख है यह विदिशा एमपी में है। उदयगिरी का अभिलेख कहाँ पर है? एमपी में। विदिशा एमपी के अंदर पड़ता है। और गढ़वा का जो अभिलेख है, गढ़वा का अभिलेख है झारखंड में। गढ़वा का अभिलेख कहाँ पर है? झारखंड में। और उदयगिरी का अभिलेख है एमपी के अंदर, विदिशा एमपी में पड़ता है। तो ये इस तरह से कालिदास के ग्रंथ, फाहियान का ये जो फाको की ग्रंथ है, उदयगिरी का अभिलेख, गढ़वा का अभिलेख और मेहरौली का स्तंभलेख, इससे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शक क्षत्रप था रुद्र सिंह तृतीय, इस पर विजय प्राप्त करने का वर्णन मिलता है। यानी मेहरौली के लौह स्तंभ से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शक क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में आता है कुमारगुप्त प्रथम। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक इसका शासनकाल क्या था? 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। इसकी उपाधियां थी श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य और अश्वमेघ महेंद्र। तीनों में महेंद्र महेंद्र लगा हुआ है, तो आसानी से याद हो जाएगा कि कुमारगुप्त की कौन सी उपाधियां थी? श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य और अश्वमेघ महेंद्र। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। सर्वाधिक अभिलेख जो लिखवाए थे वह गुप्त शासकों में कुमारगुप्त ने ही लिखवाए थे। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त ने लिखवाए थे। इसके अलावा कुमारगुप्त के समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है।
जो आगे चलकर बौद्ध धर्म और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनता है। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जो आगे चल के बौद्ध धर्म का और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनता है। और यह कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में, राजगीर बिहार में पड़ता है। कुमारगुप्त ने सर्वप्रथम गुप्त मुद्रा पर गरुड़ के स्थान पर मयूर को अंकित करवाया। गरुड़ मुद्रा जो है वैष्णव धर्म अपनाया था, विष्णु के उपासक थे, तो विष्णु का वाहन है गरुड़, इस वजह से पहले की मुद्राओं पर गरुड़ को अंकित करवाया गया था। लेकिन कुमारगुप्त पहला शासक था जिसने गरुड़ के स्थान पर मयूर को अंकित करवाया। कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है। कुमारगुप्त का जो अंत समय चल रहा था उस समय पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है और उस युद्ध में ही युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। कुमारगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत हैं वह है, पहला है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख कहाँ पर है? एमपी में। इससे कुमारगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मंदसौर के अभिलेख, मंदसौर कहाँ पर है? एमपी में है, तो मंदसौर का अभिलेख हो गया। इसके अलावा एक है विलसड़ का अभिलेख। विलसड़ का अभिलेख जो है एटा यूपी में पड़ता है। विलसड़ का अभिलेख कहाँ पर मिला है? यूपी में, एटा जिला यूपी में। मानकुंवर का अभिलेख, मानकुंवर अभिलेख कहाँ पर है? इलाहाबाद यूपी में, इलाहाबाद यूपी के अंदर। और इसके अलावा है तुमेन का अभिलेख। तुमेन अभिलेख कहाँ पर है? एमपी में। और भीतरी अभिलेख, तो इस तरह से भीतरी का जो अभिलेख है यह भी यूपी के अंदर है। तो ज़्यादातर अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश में ही मिलते हैं। तो ये कुमारगुप्त के समय के जो जानकारी के स्रोत हैं, मंदसौर अभिलेख, विलसड़ अभिलेख, मानकुंवर अभिलेख, तुमेन अभिलेख और भीतरी अभिलेख। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है भीतरी का अभिलेख। कई बार पूछ लिया जाता है कि भीतरी का अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो कुमारगुप्त से। इसके बाद में कुमारगुप्त का पुत्र आता है स्कंदगुप्त। 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना गया है। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। स्कंदगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। इसके बाद में जो भी शासक हुए वह कमजोर थे और धीरे धीरे गुप्त वंश का पतन होता चला जाता है। और 550 ईस्वी आते आते गुप्त वंश का पतन पूर्ण तरह हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। और गुप्त वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त के समय ही हूणों का आक्रमण भी होता है। स्कंदगुप्त के समय किसका आक्रमण होता है? हूणों का आक्रमण। और कुमारगुप्त के समय किसका हुआ था? पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ और हूण ये जो है मध्य एशिया से आए थे। ऐसा माना जाता है कि हूण मध्य एशिया की एक जाति थी और स्कंदगुप्त के समय इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। इन्होंने कई उपाधियां धारण की थी, जैसे देवराज, इंद्रसम और शक्रादित्य। इसके अलावा स्कंदगुप्त की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, 2 अभिलेख हैं, जूनागढ़ का अभिलेख और भीतरी का अभिलेख। भीतरी का स्तंभलेख और जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ पर है दोस्तों? गिरनार गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है? गुजरात में। और भीतरी का हमने पहले देखा था कहाँ पर है? गाजीपुर यूपी के अंदर। भीतरी का स्तंभलेख गाजीपुर यूपी में और जूनागढ़ का अभिलेख गुजरात में है, गिरनार गुजरात में। तो इन दोनों अभिलेखों से जो है स्कंदगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का बांध टूट गया था, जिसका पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के आदेश पर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। किसने करवाया था? स्कंदगुप्त के आदेश पर। इनका जो सेनापति था पर्णदत्त। पर्णदत्त कौन था? सेनापति था स्कंदगुप्त का। पर्णदत्त के जो पुत्र हैं चक्रपालित, इन्होंने इनका पुनर्निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण, वास्तविक जो निर्माण है सुदर्शन झील का, वह किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। तो इसका जो पुनर्निर्माण पूछ लिया जाए तो स्कंदगुप्त के आदेश पर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था और इसका जो वास्तविक निर्माण है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त काल में एक भी प्रतापी शासक नहीं हुआ। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था और पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त। प्रथम शासक था
श्रीगुप्त। और अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त की हत्या करके पुष्यभूति वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की। इसी वर्धन वंश में हर्षवर्धन नाम का प्रतापी शासक हुआ था। तो विष्णुगुप्त की हत्या करके पुष्यभूति वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की थी और विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। और स्कंदगुप्त जो है अंतिम प्रतापी शासक था गुप्त वंश का। इसके बाद में हम दोस्तों गुप्त प्रशासन पढ़ेंगे। गुप्त काल का प्रशासन किस प्रकार था। गुप्त काल का प्रशासन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन में क्या क्या होता था। केंद्रीय प्रशासन में एक सम्राट होता था। सम्राट जो है शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैनिक मामलों का प्रधान होता था। और सम्राट का जो पद है वह वंशानुगत होता था, यानी सम्राट का पुत्र ही सम्राट बनता था। तो इस प्रकार से सम्राट जो है वह सर्वोच्च अधिकारी होता था शासन का। इसके अलावा सम्राट की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। सम्राट की सहायतार्थ और परामर्शदात्री संस्था थी। मंत्री परिषद जो है सम्राट को सहायता करने के लिए और परामर्श देने के लिए बनाई जाती थी। इसके सदस्य जो है क्या कहलाते थे, अमात्य, मंत्री या सचिव कहलाते थे। मंत्री परिषद के सदस्य अमात्य, मंत्री या सचिव कहलाते थे। इनके पद भी आनुवंशिक होते थे। जिस प्रकार सम्राट का पद वंशानुगत था तो मंत्रियों के पद भी आनुवंशिक होते थे। राजा जो है परामर्श मानने को बाध्य नहीं था, परामर्श लेता था, लेकिन करना क्या है यह राजा की ही मर्जी से होता था। बाकी वह किसी भी टॉपिक पर जानकारी प्राप्त करने के लिए, परामर्श लेने के लिए मंत्री परिषद बुला सकता था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रमुख केंद्रीय अधिकारी कौन कौन से थे गुप्त प्रशासन के अंदर। प्रमुख केंद्रीय अधिकारी, पहला है महासंधि विग्राहक। महासंधि विग्राहक युद्ध और शांति का मंत्री। देखो इस शब्द में ही आ रहा है संधि। तो संधि कब होती है, शांति स्थापित करने के लिए संधि की जाती थी। तो युद्ध और शांति का जो मंत्री होता था वह क्या कहलाता था, महासंधि विग्राहक। इसके अलावा एक था प्रतिहार। प्रतिहार को अंतःपुर का रक्षक कहा जाता था। जो राजा रानी के महल होते थे अंतःपुर, उनका रक्षक कौन होता था, प्रतिहार। और एक होता था महाप्रतिहार। महाप्रतिहार यानी राजमहल का रक्षक। संपूर्ण जो राजमहल होता था उसका रक्षक होता था महाप्रतिहार। और जो राजा रानी के महल होते थे मुख्य, उनकी जो रक्षक होते थे वे प्रतिहार कहलाते थे। एक था महासेनापति। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी। महासेनापति कौन होता था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। इसके बाद में दंडपाशिक। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। दंडपाशिक कौन होता था, पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी। एक होता था विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक होता था धार्मिक मामलों का अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक यानी धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था। एक होता था महाबलाधिकृत। जिन पर मैं जो स्टार बना रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ये महासंधि विग्राहक भी इम्पोर्टेंट है। महाबलाधिकृत, कई बार प्रश्न पूछा जाता है महाबलाधिकृत कौन होता था। तो सैनिकों की नियुक्ति करने वाला अधिकारी जो है कौन होता था, महाबलाधिकृत। इसके अलावा एक होता था रणभाण्डाधिकृत। यह होता था युद्ध में रसद का प्रमुख। युद्ध करने के जाते समय जब भोजन आदि की व्यवस्था की जाती थी तो उनका जो प्रमुख होता था वह कौन होता था, रणभाण्डाधिकृत। रण यानी युद्ध में, भंडार यानी रसद आदि का प्रमुख। भंडार की व्यवस्था करने वाला कौन होता था, रणभाण्डाधिकृत। इसके बाद में एक है महाअक्षपटलिक। महाअक्षपटलिक यह राजकीय कार्यालय का प्रमुख होता था। राजकीय कार्यालय या भूमि से संबंधित जो भी जानकारी रखने वाला अभिलेख, आलेखों से संबंधित, वह कौन होता था, महाअक्षपटलिक। इसके अलावा एक होता था महादंडनायक। यह होता था युद्ध एवं न्याय विभाग का अधिकारी। हमने पहले पढ़ा था दंडपाशिक, वह पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। और ये है महादंडनायक। तो महादंडनायक जो है युद्ध और न्याय विभाग का अधिकारी होता था। इसके अलावा अग्रहारिक। अग्रहारिक होता था दान विभाग का प्रमुख। एक दोस्तों ये शब्द है अग्रहार। अग्रहार क्या होता था, जो राजा के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था, अग्रहार। तो अग्रहार से ही बना है अग्रहारिक। तो दान विभाग का अधिकारी जो होता था, प्रमुख होता था, उसको क्या कहा गया है, अग्रहार, अग्रहारिक।
एक होता है महापीलुपति। महापीलुपति कौन होता था? हाथी सेना का प्रमुख। महापीलुपति होता था हाथी सेना का प्रमुख। एक है भट्टाश्वपति। तो भट्टाश्वपति होता था पैदल सेना और घुड़सेना का अधिकारी। अध्यक्ष जो होता था पैदल सेना का और घुड़सेना का अध्यक्ष, वह कौन होता था? भट्टाश्वपति। देखो इसमें बीच में अश्व आ रहा है, तो इससे भी हम जान जाएंगे कि घुड़सेना का अधिकारी, और इसके अलावा पैदल सेना हमें याद रखना है। तो भट्टाश्वपति होता था पैदल सेना और घुड़सेना का अध्यक्ष। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन। ये अब तक हमने पढ़ा केंद्रीय प्रशासन के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन के बारे में। प्रांतीय प्रशासन। गुप्त साम्राज्य विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था। प्रशासन की अलग अलग इकाइयाँ थी। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश या राष्ट्र कहलाती थी। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश या राष्ट्र कहलाती थी, जिसका मुखिया जो है गोप्ता कहलाता था। गोप्ता कौन होता था? देश या राष्ट्र का जो मुखिया होता था वह गोप्ता कहलाता था। दूसरी प्रशासनिक इकाई होती थी भुक्ति। देश और राष्ट्र के बाद में भुक्ति। भुक्ति का मुखिया होता था ऊपरीक। भुक्ति का मुखिया कौन होता था? ऊपरीक। तो पहली प्रशासनिक इकाई हो गई देश या राष्ट्र, जिसका प्रमुख कहलाता था गोप्ता, और दूसरी प्रशासनिक इकाई हो गई भुक्ति, जिसका मुखिया कहलाता था ऊपरीक। तीसरी प्रशासनिक इकाई है वह जिलों में विभक्त थी, और उस समय जिलों को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। तो डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाए कि भुक्ति किस में विभक्त था, तो भुक्ति विषय में विभक्त था। विषय क्या होते थे? जिले होते थे। तो इस प्रकार से भुक्ति क्या हो गए? राज्य हो गए। देश या राष्ट्र के बाद में राज्य आता है अभी वर्तमान में, तो उस समय देश या राष्ट्र के बाद में भुक्ति है और भुक्ति के नीचे जिले हैं, तो भुक्ति क्या हो गया? उस समय के राज्य हो गए। तो भुक्ति किस में विभक्त था? विषय में। विषय क्या थे? जिले थे, और इनके मुखिया को क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता था। इसके बाद में हम देखेंगे विषय जो है विथियों में विभक्त थे। विषय यानी जिले, जिले जो है विथियों में विभक्त थे। विथि से छोटी इकाई क्या कहलाती थी? पेठ कहलाती थी। आगे देखते हैं हम। विषय जो है विथियों में विभक्त थे, और विथि से छोटी इकाई पेठ कहलाती थी। और पेठ अनेक गांवों के समूह होते थे। पेठ क्या होते थे? अनेक गांवों के समूह होते थे। यह यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, पेठ नहीं है, पेठ है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश या राष्ट्र होती थी। देश या राष्ट्र के बाद में भुक्ति, भुक्ति के बाद में विषय, विषय के बाद में विथि, विथि के बाद में पेठ, और पेठ के बाद में गांव। तो सबसे छोटी जो इकाई है वह कौन सी थी? गांव थी। गांव का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामपति या ग्रामिक कहलाता था। ग्रामपति को हम महत्तर भी कह सकते थे। उस समय ग्रामपति को महत्तर भी कहा जाता था। तो सबसे छोटी इकाई हो गई गांव, सबसे बड़ी इकाई हो गई देश या राष्ट्र। उसके देश या राष्ट्र के मुखिया को क्या कहा जाता था? गोप्ता। और गांव की यानी सबसे छोटी इकाई जो है गांव, और गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामपति, ग्रामिक या महत्तर भी कहा जाता था। इसके अलावा देखिए दोस्तों नगर। नगर को हम क्या कहते थे उस समय? पुर। नगरों को क्या कहा जाता था? पुर कहा जाता था। और नगरों के मुखिया को क्या कहा जाता था? पुरपाल कहा जाता था। पुर, नगरों को पुर कहा जाता था, तो नगरों का मुखिया पुरपाल हो गया। इसके अलावा हम पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में सम्राट जो है गुप्त साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था। शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और न्याय व्यवस्था का भी प्रमुख अधिकारी होता था। तो सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था उस समय? राजा होता था, जिसको हम सम्राट कहते थे। सम्राट का जो न्यायालय है वह क्या कहलाता था? धर्माधिकरण। धर्म का कार्य होता था न्याय करना, इसलिए धर्माधिकरण भी इसको कहा गया था। तो सम्राट जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, और सम्राट का जो न्यायालय है वह धर्माधिकरण कहलाता था। गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालय थे। राजा का न्यायालय, पूग, श्रेणी और कुल। इस प्रकार से गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालय थे। पहला था राजा का न्यायालय, दूसरा पूग हो जाएगा, तीसरा श्रेणी और चौथा कुल। इस प्रकार से गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालय स्थित थे। इसके अलावा न्याय व्यवस्था बहुत कठोर थी। अपराध के अनुसार कम या अधिक अर्थदंड दिया जाता था। उस समय शारीरिक दंड या प्राणदंड नहीं दिया जाता था। कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है कि गुप्त काल में प्राणदंड या शारीरिक दंड दिया जाता था, बल्कि वहाँ पर
कम या अधिक जैसी जिसकी शक्ति होती थी, सामर्थ्य होता था, उसी हिसाब से अर्थदंड लिया जाता था, लेकिन यह भी बहुत कठोर होता था। तो न्याय व्यवस्था बहुत कठोर थी। इसके अलावा सैन्य व्यवस्था में हम देखेंगे सम्राट सर्वोच्च सेनापति होता था। सम्राट को देखो बहुत सी शक्तियां दी गई है। शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। न्याय व्यवस्था का जो सर्वोच्च न्यायाधीश है वह भी सम्राट हुआ करता था। और अब देखिए सेना का जो है सर्वोच्च सेनापति वह भी कौन होता था? सम्राट होता था। सेना के 4 अंग होते थे। पहला था पदाति, दूसरा रथरोही, तीसरा अश्वारोही और चौथा गज सेना। पदाति यानी पैदल सेना, रथरोही यानी रथ सवार, अश्वारोही यानी अश्व पर सवार, घोड़े पर सवार, और गज सेना यानी हाथी सेना। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे प्रमुख सैन्य अधिकारी कौन कौन से थे। सेना के 4 अंग हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रमुख सैन्य अधिकारी। एक है महाबलाधिकृत। वैसे शुरू में भी हमने पढ़ा था महाबलाधिकृत जो है केंद्रीय प्रमुख जो अधिकारी थे, केंद्रीय अधिकारी वे थे, उनके अंदर भी हमने पढ़ा था। अब हम यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। महाबलाधिकृत कौन होता था? सेना का प्रमुख होता था। एक है महापीलुपति यानी हाथी सेना का प्रमुख, गज सेना प्रमुख भी कह सकते हैं। भट्टाश्वपति यानी घुड़सवार प्रमुख। इसके अलावा पैदल सेना को क्या कहा जाता था? चमूय कहा जाता था। पैदल सेना को क्या कहा जाता था? चमूय। इसके अलावा रणभांडागारिक यानी सेना के सामान की व्यवस्था करने वाला। युद्ध क्षेत्र में रसद की जो व्यवस्था करते थे, खाने पीने के सामान की जो भी व्यवस्था की जाती थी वह किसके द्वारा की जाती थी? रणभांडागारिक के द्वारा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्व के स्रोत कौन कौन से थे गुप्त काल में। राजस्व के स्रोत यानी किन किन स्रोतों से राज्य को जो है आय प्राप्त होती थी शासन चलाने के लिए। तो राजस्व की आय का मुख्य स्रोत कौन सा था? भूमि कर था। सबसे बड़ा जो कर है भूमि कर, उसी से राज्य को सर्वाधिक आय प्राप्त होती थी। भूमि कर के रूप में कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। भूमि कर के रूप में कितना लिया जाता था? कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। उस समय भूमि कर कौन कौन से थे? भाग, भोग, उद्रंग और हिरण्य। कई बार इन करों से भी पूछ लिया जाता है कि गुप्त काल में कौन कौन से कर लिए जाते थे। कृषि से संबंधित कौन कौन से कर होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? भूमि कर, भाग, भोग, उद्रंग और हिरण्य कर। हिरण्य कर जो है नगद कर हुआ करता था। हिरण्य कर कौन सा हुआ करता था? नगद कर हुआ करता था। इसके अलावा एक अधिकारी है ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण कौन होता था? भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी। भूमि के कर को जो संग्रह करने वाला अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? ध्रुवाधिकरण। इसके अलावा एक था महाअक्षपटलिक। इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं केंद्रीय अधिकारियों में। यह कौन होता था? भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। यानी राजकीय कार्यालय के अंदर भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी कौन होता था? महाअक्षपटलिक होता था। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने गुप्त काल के भाग 1 के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने प्रमुख शासक और प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी है। इससे भी बहुत अधिक है, लेकिन दोस्तों रीट के हिसाब से हमने काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर बताए हैं। तो इस तरह से दोस्तों मिलते रहिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे हम। गुप्त काल का भाग 2 लेकर के आएंगे, जिसमें हम गुप्त काल की कला, संस्कृति, साहित्य के बारे में, कौन कौन से विद्वान थे, किस किस ने कौन कौन सी रचना लिखी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि कैसा लगा हमारा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।